मेरा नाम राहुल है। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे लोगों का इंटरव्यू लेने का बहुत शौक होता था। मेरा काम सिर्फ यही होता था कि मैं लोगों का इंटरव्यू लेता और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मुझे अपने चैनल को देना होता था। मैं एक जगह से इंटरव्यू करके अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के के साथ बाइक पर ऑफिस जा रहा था। हम लोग सड़क पर ट्रैफिक में फंसे हुए थे जब सामने का नज़ारा देखकर हमारा ध्यान उधर की तरफ ही हो गया। एक 45 साल का आदमी था जिसे भीड़ ने घेरा हुआ था। कोई उसे धक्का दे रहा था तो कोई उसे गिरेबान से पकड़ रहा था। हम लोगों ने चाहा कि इस न्यूज़ को कवर करते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें किसी नेता का इंटरव्यू लेने के लिए जाना था। नेताजी के साथ हमारी मीटिंग का टाइम फिक्स था, इसलिए हम यहाँ पर रुककर उनका टाइम खराब नहीं करना चाहते थे। अभी हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे और इसी तरह से सारी भीड़ उस आदमी को अपने साथ लेकर जा रही थी। भीड़ के जाने के बाद ट्रैफिक खुला और हम लोग नेताजी का इंटरव्यू लेने के लिए चले गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद जब हम उसी रास्ते से वापस आए तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि भीड़ अभी तक उस आदमी की बेइज्जती कर रही थी। ये लोग आखिर इसको कहाँ ले जा रहे हैं? इन लोगों ने इस आदमी का मुंह काला किया और उसे गधे पर बैठाया था और थोड़ी देर के बाद उसे आसपास घुमाने लगे। वो बिल्कुल खामोश था, उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये अच्छा भला इंसान था। शक्ल से तो किसी शरीफ घराने का लगता था और ये लोग इसके साथ क्या कर रहे थे? लोगों को इस बात का कोई लिहाज नहीं था कि ये कोई जवान लड़का नहीं है, बल्कि आधी उम्र का आदमी है। एक शरीफ आदमी के साथ ये लोग किस तरह का बिहेवियर कर रहे थे? अगर ये आदमी गलत होता तो जरूर अपने बचाव के लिए कुछ तो करता। इसकी झुकी हुई नजरें इसकी शराफत की पहचान बता रही थीं। मैंने एक दो लोगों से पता किया कि इस आदमी को आखिर किस बात की सजा दी जा रही है, तो उसने मुझे बताया कि इस आदमी ने जवान लड़की को छेड़ा है जो उसके ठेले से सब्जी खरीदा करती थी, पर ये हर रोज इस सड़क पर सब्जी बेचने का काम करता था। सुनने में ये बात सच में बहुत अजीब लगती थी कि सुनने वालों को भी गुस्सा आ जाए कि 40-45 साल की उम्र के आदमी ने अपनी बेटी समान उम्र की लड़की को छेड़ा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वहाँ के आदमियों ने इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरे पास मेरे ऑफिस का एक लड़का भी मौजूद था। हम दोनों ने बाइक से उतरकर लोगों से इस आदमी की इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं वकील बनना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मेरी किस्मत में मेरा सपना पूरा होना नहीं लिखा हुआ था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी माँ थी जिसको हमेशा मेरी परवाह रहती थी। पहले हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन मैं शहर में पढ़ लिख कर वकील बनने के लिए आया था। लेकिन शायद इस दुनिया में गरीब लोगों के सपने पूरा होना कोई मजाक बात नहीं। मैं वकील तो नहीं बन सका था, पर मुझे एक न्यूज़ चैनल में नौकरी मिल गई थी। मैं नौकरी भी कर रहा था और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन अभी तक मुझे ऑफिस में किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। बस मैं मामूली सी ही सैलरी पर जॉब कर रहा था। जब जब मैं बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करता तो वो इनकार कर दिया करते थे। कहते कि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत तो है नहीं जिस बेस पर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं। फिलहाल मैं आदमी के बारे में जानना चाहता था। पुलिस तो उसको ले जा चुकी थी। मैं उस आदमी की तलाश करने के लिए काफी सारे लोगों से मालूमात कर रहा था। मेरे साथ वाला लड़का भी मेरे पीछे पीछे ही था और मुझे फॉलो कर रहा था। हमें काफी देर हो गई तो उसने कहा कि चलो यार यहाँ से चलते हैं, शायद हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चलने वाला, और वैसे भी इस आदमी के बारे में पता लगाने से क्या फायदा? ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। मैंने कहा, लेकिन इस आदमी के अंदर मुझे कुछ अजीब ही बात लग रही है। उसने कहा, चलो चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। मैंने उसे बाइक चलाते हुए रास्ते में कहा कि पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी से बड़ी ही हमदर्दी हो रही है।
ये आदमी मुझे गलत नहीं लग रहा। उसने कहा, तो फिर बताओ क्या करना है। उसने तो इस बात को बहुत नॉर्मल तरीके से लिया था। उसने कहा, यार ये सब कुछ नॉर्मल है। दिन भर में न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं। किसी को कोई जवान लड़का छेड़ रहा होता है, किसी को कोई बूढ़ा, तो फिर किसी को कोई 40-45 साल की उम्र का आदमी। तुम्हें इसी आदमी में हमदर्दी क्यों हो रही है? मैंने उससे कहा कि ऐसा कहाँ होता है कि किसी आदमी का मुंह काला करके उसे पूरे शहर में घुमाया जाए। पता नहीं लोगों ने उस आदमी के साथ ऐसा क्यों किया। ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। वैसे तो लड़की छेड़ने वालों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इस आदमी की शक्ल मेरी आंखों के सामने से हटी नहीं रही थी। मुझे वो आदमी बहुत ज्यादा बेबस लग रहा था। मुझे लगभग 2-3 महीने इसी तरह से गुजर गए। मैं हमेशा इसी बात के बारे में सोचता रहता था और मैं इस बात की गहराई तक पहुंचना चाहता था। बचपन से मेरा दिमाग ही ऐसा था कि मुझे हर बात की गहराई तक जाना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई जाहिर करने का एक कीड़ा रहा था। मैं वकील बनकर लोगों की सच्चाई को साबित करना चाहता था, लेकिन वकील बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था। मैं भगवान से आज भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना सपना पूरा कर लूँ और अपने घर के हालात को सुधार लूँ। ये बात मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। एक दिन मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास गया और उसे ये सारी बात बताई। मेरा बेस्ट फ्रेंड पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर था। जिस पुलिस स्टेशन में उस आदमी को रखा गया था, मैं वहां जाकर अपने दोस्त से मिला और उससे कहा कि वो किसी भी तरह से मुझे उस आदमी से मिलने दे जिसको 10 अप्रैल को जेल में लाया गया था। लगभग वो 45 साल की उम्र का आदमी था और उसने एक लड़की को छेड़ा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उस आदमी को क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि जिसकी बेटी को उसने छेड़ा था वो कोई मामूली घर की बेटी नहीं थी, वो एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी। उन लोगों ने इस आदमी को बहुत बुरी सजा करवा दी है। फिलहाल वो जेल में है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ देर के लिए मेरी उसे बात करवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा दोस्त मेरा ये काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त ने कहा था कि इस दुनिया में हजारों काम पड़े हुए हैं और तुम्हें इस आदमी से बात करने की क्या पड़ी है। मैंने कहा कि हाँ, बस मैं इस आदमी से बात करके इसकी कहानी जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं, तुम आराम से उससे बात कर लो। मेरे दोस्त ने मुझे जेल तक जाने का रास्ता बता दिया था। उसने मुझसे पूछा था कि वो आदमी तुम्हारा कुछ लगता है क्या? मैंने कहा कि नहीं। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा दोस्त हैरान होकर कहने लगा, जब ये आदमी तुम्हारा कुछ नहीं लगता तो तुम उससे मिलने क्यों जा रहे हो? वैसे मुझे ये सब कुछ पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुमसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, यार तुम सच में पुलिस वाले भी बड़े सवाल जवाब करते हो। मेरा दोस्त इस बात पर हंसने लगा और मुझे उसने जेल में जाने की परमिशन दे दी। मैं जब जेल के अंदर आया तो वहां के हवलदार ने मुझे बता दिया था कि उस आदमी को कहाँ पर रखा गया है। हवलदार ने मेरे साथ चलते चलते थोड़ी बहुत बातचीत की। उसने मुझे बताया कि इसकी सजा का फैसला तो कब का हो गया, इसलिए तो आप बात कर सकते हो। मुझे इस आदमी की सेल में भेज दिया गया था। मैं इसके पास चला गया। वो आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा सुकून था। उसने मुझे देखा तो मैंने उससे पहले उसके हालचाल के बारे में पूछा। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैंने फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि 2-3 महीने पहले मैंने आपको सड़क पर देखा था, इसीलिए मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए चला आया हूँ। क्या आप मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? उस आदमी ने कहा कि मुझे सजा हो गई है, भला अब आप मेरा इंटरव्यू लो या ना लो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना कैमरा ऑन करके एक तरफ को रख दिया था और उस आदमी से पूछा कि बताइए, आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ था? आप तो मुझे बहुत शरीफ और समझदार इंसान लगते हो, फिर आपने ऐसी गलती क्यों कर दी?
और वो लड़की भी काफी कम उम्र की थी। आप तो उसके पिता की उम्र के हो। उस आदमी ने बताया कि गलती मुझसे हुई थी, मुझे उसी की सजा मिली थी। मैं ये सब कुछ सुनकर बड़ा हैरान हो गया था। मैंने कहा, क्या सच में आपने उस लड़की को छेड़ा था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उस लड़की को छेड़ा था। मैंने कहा कि आपके साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ा सुकून है। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपको सजा हो गई है, जबकि आपको अपनी सजा की खबर सुनने के बाद तो और ज्यादा परेशान हो जाना चाहिए था। उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बेफिक्र हो गया हूँ। मेरी तो बड़ी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर मेरे साथ ये सब कुछ अब नहीं होता तो न जाने कब होता। मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो, एक काम तो खत्म हुआ। मैंने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके साथ इतना बुरा हुआ, सारे शहर में आपकी जगह जगह बेइज्जती और थूथू हुई है। कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? लोगों ने आपका मुंह तक काला कर दिया था और आपको गधे पर बिठाकर सारा शहर घुमाया, और अब आप जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हो। सुना है कि आपको तो सजा भी हो गई है, और आप कह रहे हो कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इस आदमी से मिलने के बाद और ज्यादा उलझता चला जा रहा था। मेरी जुबान से सवाल पर सवाल निकल रहे थे। ये आदमी तो इतना ज्यादा खुश बैठा हुआ था कि जैसे भरी जनता के सामने इस आदमी की बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि इसको पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया हो। मैं हैरान था कि ये आदमी इतना बेफिक्र और खुश कैसे हो सकता है। तब उसने कहा कि दरअसल इस बात के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मैंने फौरन ही कहा कि क्या कहानी है? क्या आप मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उस आदमी ने मुझे अपनी कहानी अपने तरीके से, अपने शब्दों में कुछ इस तरह से सुनाई। उसने बताया कि मेरा नाम केशव है। ये उस टाइम की बात है जब मैं जवान होता था। मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में चढ़ती जवानी का वक्त होता है, और उस वक्त में मेरा भी काम यही होता था कि लड़कियों को देखना और उनकी बातें करना, बस लड़कियों के बारे में ही सोचते रहना। मैं अपने मोहल्ले का सबसे खूबसूरत नौजवान लड़का था। मेरे पिताजी हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर और खाते पीते इंसान थे। हमारे मोहल्ले के सारे लोग गरीब थे और हम उन लोगों के मुकाबले काफी अच्छे थे। उन दिनों सारे लोग एक ही जगह पर रहते थे, और हमारे मोहल्ले में जिनकी जवान जवान खूबसूरत लड़कियां थीं, मेरे पिताजी ने अपना घर बनाया तो उन्होंने 4 मंजिल घर बना लिया। सब लोग हमारे घर को देख रहे थे कि हम कितना ऊंचा घर बना रहे हैं, क्योंकि आसपास जितने भी घर थे सबकी 1 या फिर 2 ही मंजिल बनी हुई थी। क्योंकि हमारे मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग गरीब थे, हमारे मोहल्ले के लोग ज्यादातर एक कमरा बनाते, एक बाथरूम, किचन और आगे को थोड़ी सी खुली हुई जगह छोड़ देते थे आंगन के लिए। जगह तो उनके पास काफी होती थी, लेकिन बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे। इसीलिए सभी के घर ज्यादातर इसी तरह के बने हुए थे। हमारा घर सबसे ऊंचा और अच्छा लगता था। मैं भी बड़ा खुश हो गया था। मुझे छत पर जाने का बड़ा शौक था। मैंने छत को और ज्यादा ऊंचा रखवाने के लिए कहा था। मेरे कहने पर मेरे पिताजी ने 4 मंजिल मकान बनाकर तैयार किया था। मैं छत पर खड़ा होकर आसपास के नज़ारे देखता रहता था, लेकिन उसका नुकसान एक ये हुआ कि मेरे अंदर एक बड़ी ही अजीब सी आदत आ गई थी। मुझे लोगों के घरों में ताक झांक करने की आदत पड़ गई थी, और सबके घर हमारी छत से नजर आते थे। ऊपर से मैं सबको देख सकता था कि लोग क्या कर रहे हैं। किसी के घर में कोई औरत बैठकर कपड़े धो रही होती, तो कोई लड़की खाना बना रही होती। किसी के घर में बच्चे खेल रहे होते, या फिर कोई बाहर आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ होता था। मुझे छत से सब कुछ साफ साफ नजर आता था, क्योंकि वो लोग गरीब थे। इसीलिए वो लोग अपने घर के ऊपर दूसरी मंजिल नहीं बना सकते थे। मेरे पास भी काफी सारे पैसे होते थे। मेरे पिताजी मुझे हर हफ्ते भर भर कर पैसे देते थे। वो कहते थे कि जवान लड़का है, इसके पास पैसे होने चाहिए। मैं समझता था
कि सारी जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी और मेरी अय्याशी इसी तरह से कायम रहेगी। एक बार मैंने एक लड़की को देखा जो सड़क से गुजर कर जा रही थी। वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। मैं तो उसको देखते ही उसको दीवाना हो गया था। वो लड़की मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं बस हमेशा उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। मैं हमेशा उसी जगह पर खड़े होकर उसका इंतजार करता था जहां से वो गुजरती थी। वहां पर पलके बिछाए बैठा रहता था। शायद वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती थी, इसीलिए रोज उसका वहां से गुजरना होता था। उसके कदम जैसे ही जमीन पर पड़ते थे, मेरा दिल बेकाबू हो जाता था। मैं उसको ऐसे देखता था कि जब तक वो मेरी आंखों के सामने से उछल नहीं हो जाती थी, तब तक मैं उसको देखता ही रहता था। मेरे साथ के दोस्त मुझ पर हैरान थे और कहते थे कि तुम इस लड़की के पीछे पागल हो गए हो क्या? लेकिन मैं कहता था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ, इसके हाथों में अपना हाथ देना चाहता हूँ। मैंने एक दो बार ही उसको देखा तो मैं पागल सा हो गया हूँ। जब मेरी उससे बातचीत होगी तो न जाने मेरा क्या हाल होगा। मेरे दोस्त कहते थे कि वो किसी शरीफ परिवार की लड़की है, इस तरह से तुझसे कभी बात नहीं करेगी। इससे तुम्हारी मुलाकात तभी हो पाएगी जब तुम इससे शादी करोगे। मैंने कहा, मेरी शादी तो कोई नहीं करवाएगा, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। अभी शादी की बात करूंगा तो घर वालों से जूते पड़ेंगे। बस इसी तरह हंसी मजाक में मैं इस लड़की को देखता था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है या नहीं, पर वो मेरे लिए हैरानी भरा टॉपिक था। कहते हैं कि जब तक मर्द को औरतों में इंटरेस्ट होता है, तब तक वो इसके पीछे पीछे भागता है। एक बार इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो फिर मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो मोहब्बत इंटरेस्ट लेने के साथ साथ खत्म हो जाए, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ मोहब्बत का नाम इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। जब मैं सामने का नजारा देखने लगा, एक औरत थी जो आंगन में बैठी हुई कपड़े धो रही थी। उस बेचारी औरत को ये नहीं पता था कि ऊपर से मैं उसको खड़ा हुआ देख रहा हूँ। उसने अपनी साड़ी का पल्लू नहीं किया हुआ था, बल्कि उसकी कमर से बांधा हुआ था। ऊपर से सिर्फ उसका ब्लाउज दिख रहा था। उसका गला भी बहुत बड़ा था। जैसे जैसे वो कपड़ों पर जोर लगा रही थी, ऐसे ही उसका पूरा शरीर भी हिल रहा था और मैं काफी देर से उसको देख रहा था। वो बिल्कुल इस बात से अनजान थी। मैं सोचने लगा कि कैसी बेवकूफ औरत है, इसको पता ही नहीं कि मैं इसको देख रहा हूँ। वैसे तो वो औरत मेरी माँ की उम्र की थी, लेकिन फिलहाल देखने के लिए ये नज़ारा बुरा नहीं था। इस तरह किसी के घर में लड़ाई होती तो वो भी मैं देखता और आवाजें भी सुनता था। मेरे पिता को सब कहते थे कि आपने घर बहुत अच्छा बनाया है। किसी के दिमाग में भी नहीं आता था कि मैं छत से ही आसपास के घरों की खबर रख रहा था। मैंने उस लड़की को पहचान लिया था। भला उसका चेहरा मैं कैसे भूल सकता था। मुझे पता था कि वो मेरे घर के आसपास ही कहीं रहती है, लेकिन इसका घर कौन सा है ये मुझे नहीं पता था। मेरी आंखें हमेशा इस लड़की को तलाश करती रहती थी कि कहीं वो भी मुझे नजर आ जाए, और एक दिन ऐसा ही हुआ। काफी दिन गुजर गए, शायद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए उसने स्कूल आना जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो मुझे उस रास्ते से गुजरती हुई दिखाई नहीं देती थी। मैं उसे देखना चाहता था। एक दिन मैंने उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि छोड़ो इस बात को, क्या तुम अभी तक उसी लड़की का ख्याल दिल में लिए बैठे हो? थिएटर में नई मूवी लगी हुई है, चलो वो देखने के लिए चलते हैं। अब मेरा दिल फिल्मों में भी नहीं लगता था। मेरी नजरें उसी लड़की को तलाश करती रहती थी कि एक दिन किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। शाम का टाइम था जब मैं अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। उस टाइम सब लोग अपने घरों में या तो आराम कर रहे होते थे और या फिर कुछ औरतें खाना बना रही होती थी। मेरी माँ कहती थी कि इस टाइम पर छत पर मत चढ़ा करो, एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से शाम के टाइम छत पर जाना अच्छी बात नहीं होता, इसलिए तुम्हें शाम के टाइम पर छत पर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन मेरी तो सारी खुशियां ही छत के आसपास घूमती फिरती रहती थी। इसलिए मैं छत पर खड़ा हुआ था। मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था जब सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया था। इस घर पर मेरी नज़र पहली बार पड़ी थी, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया था। पर ये इसी लड़की का घर था, क्योंकि वो आंगन में खड़ी हुई थी। मैंने उसको दूर से ही देख लिया था। उसका चेहरा देखकर मैं फौरन पहचान गया था, और उसने दुपट्टा नहीं किया हुआ था। वो जब घर से बाहर निकलती थी तो खुद को अच्छी तरह से कवर करके निकलती थी, और अब वो पूरी तरह से मेरे सामने खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उसके पास दुपट्टा भी मौजूद नहीं था। उसके हाथ, उसका चेहरा, उसके पैर, उसकी गर्दन, मैं दूर से ही सब कुछ देख पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके होंठ भी बहुत खूबसूरत थे। उसकी नाक भी ऐसे ही सफेद और लंबी थी। उसका रंग ऐसा था जैसे उसे कोई हाथ लगा ले तो वो मेली हो जाए। पहले तो मैं उसे देखता ही रहा था। अचानक उसने भी मुझे देख लिया। मैं उसे देख रहा हूँ। उसने अपने हाथों से अपने आप को छुपा लिया। शायद वो बेबस हो गई थी और समझ गई थी कि उसे किसी लड़के ने देख लिया था। मैंने दूर से ही देख लिया था कि वो मुझे देखकर एक तरफ को भाग गई, लेकिन उसे भागने में कुछ देर लगी, क्योंकि अचानक ही वो घबरा गई थी कि ये कौन है जिसने मुझे देख लिया है। मुझे उस पॉइंट पर आकर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई थी और मैं फौरन नीचे आ गया था। माँ तो आखिर माँ होती है ना। मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा कि क्या हो गया है, घबरा क्यों रहा है? आज पहली बार तुझे इतना घबराते हुए देखा है। मैंने कहा कि नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ ने कहा कि आज कोई भूत तो नहीं देख लिया? इस टाइम तो ऐसी चीजें घूम रही होती हैं। मैंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पता नहीं उस दिन के बाद क्या हुआ, मेरे दिल में लगी हुई गांठ खुल गई थी। बार बार मुझे उस लड़की की परछाई हर तरफ नजर आ रही थी और वो मुझे देखकर भाग गई थी। वो बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी और मैं भी शर्मिंदा हो गया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इससे मिलकर ही रहूंगा। मैं रोज सड़क के नुक्कड़ पर खड़े होकर उसका इंतजार करता था। वो मुझे नहीं मिलती थी। अब मैंने उसके घर के दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिया था। आसपास के लोग भी मुझे उसके घर के दरवाजे पर पहरा देते हुए देखते थे। एक दिन मैंने देखा कि उसकी फैमिली के सारे लोग कहीं जा रहे हैं, बस वही घर में अकेली है। उसके सारे घर वाले जब चले गए तो उसने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मौका देखकर मैंने उन लोगों के जाने के 5 मिनट बाद दरवाजा बजाया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए आई तो मैं झटके से पूरे दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। ये देखकर वो एकदम ही घबरा गई और मैंने अंदर जाते ही फौरन दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कह रही थी, कौन हो? घर में क्यों घुस आए हो? चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो उससे बात करना चाहता था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन वो तो बुरी तरह से रो रही थी। उसने मेरी बात सुनने की कोई कोशिश नहीं की। अचानक ही उसके घर का दरवाजा बजने लगा। वो बहुत डर गई थी और कहने लगी, न जाने कौन आ गया। अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दरवाजे पर कोई अब बहुत जोर से दस्तक दे रहा था। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो उसका भाई दरवाजे पर मौजूद था। उसके भाई ने उससे पूछा कि ये कौन है और घर में क्या कर रहा है। वो बेचारी रोने लगी और अपने भाई से बोली, भैया मुझे नहीं पता ये कौन है। उसके भाई ने जल्दी से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं उसके भाई को समझाने लगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, तो उसने मुझे भी थप्पड़ मारा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर लिया। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था। मुझे अंदर की सब आवाजें आ रही थी। उसके बाद उसके भाई ने उसको भी बहुत डांटा था और मारा भी था। वो बेचारी बहुत ज्यादा रो रही थी और अपने भैया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसके भाई ने कहा कि मैंने सही सुना था तेरे बारे में,
कि तेरा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। बताया था मुझे मोहल्ले वालों ने कि तुम्हारे घर के आगे एक लड़का पहरा देता है। मैंने उन लोगों की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज वो तो अच्छा हुआ कि मैं मौके पर ही आ गया और मैंने आज तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। आने दे आज तू मम्मी पापा को, तेरी जल्द से जल्द शादी करवाई जाएगी। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ था और सर झुकाकर वहां से चला आया था। मेरी वजह से उस बेचारी लड़की को उसके भाई ने बहुत मारा था। मैं अपने आप को सुधारना चाहता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए मेरी सोच भी बदलने लगी और मैं अब खुद भी बदल गया। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मैंने छत पर जाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मेरी माँ किसी काम को भी कहती, मैं फौरन उनका काम सर झुकाकर कर लिया करता था और काम करके वापस आ जाता। आसपास देखने की तो हिम्मत भी नहीं करता था और उस घर की तरफ तो नजर उठाकर भी नहीं देखा था। फिर पता चला कि उस लड़की की फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। मेरे दोस्त ने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि ये लोग घर छोड़कर क्यों चले गए, तो लोगों से पता चला कि उनकी बहन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। वो एक दिन घर में घुस आया था। शर्मिंदगी की वजह से वो लोग ये घर छोड़कर चले गए, क्योंकि इस तरह के लोग खानदानी लोग होते हैं जिन्हें अपनी इज्जत का बहुत ख्याल होता है। मेरी उम्र गुजरने लगी। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी नौकरी भी लग गई थी। अब मैं घर को संभालने लग गया हूँ। मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी है। भगवान ने मुझे औलाद भी दे दी है। वक्त इसी तरह से गुजरने लगा था। बच्चे भी जवान हो गए। घर तो हमने कब का बेच दिया और दूसरे इलाके में जाकर घर बना लिया था, लेकिन घर ये उस घर के मुकाबले बहुत छोटा था और हमारे इस घर की छत भी नहीं थी। मेरे दिमाग से शादी हो जाने के बाद भी वो लड़की नहीं निकली थी। न ही मुझे उसका नाम पता था, न ही मैंने उससे कभी बातचीत की थी। मैंने तो बस उसका चेहरा और उसकी खूबसूरती देखकर उसको पसंद कर लिया था। मुझे आज भी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वो मोटे मोटे आंसू याद आते हैं जो उसको मेरी वजह से मिले थे। इस हादसे के बाद कोई भी अगर प्यार मोहब्बत की बात करता तो मुझे फौरन उस लड़की की याद आ जाती थी, या फिर छत की बात करता तब भी मेरा ध्यान उसी लड़की की तरफ जाता था। वो लड़की मेरे ख्यालों में रहती थी, यहाँ तक कि मेरी उम्र बढ़ने लगी और मेरी उम्र 44 साल हो गई। शायद ये परेशानी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए मैं बीमार रहने लगा और मैंने नौकरी करना छोड़ दिया। मेरी सारी ताकत और जवानी खत्म होने लगी थी। खूबसूरती बहुत पीछे रह गई और बीमारियों ने मुझे घेर लिया। काफी टाइम हो गया। बच्चों के पैसों से मेरी दवाइयाँ चल रही थी। फिर मुझे बच्चों की कमाई खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया। मैंने सोचा कि कोई बिना मेहनत का काम कर लेता हूँ। मैंने अपने बच्चों से कुछ पैसे लेकर एक सब्जी का ठेला खरीद लिया और उस पर सब्जियां भर ली और सोचा कि मैं सब्जियां बेच लिया करूँगा। इसी तरह से मेरा टाइम भी पास हो जाया करेगा और मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाया करेंगे। मैं बहुत इज्जतदार था। मोहल्ले के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते पहचानते थे, इसलिए मेरे पास सब्जी लेने के लिए औरतें और लड़कियां भी आती थीं। मैं सड़क के किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेच दिया करता था। लड़कियां और औरतें अपनी पसंद की सब्जियां मुझसे लेकर जाती थीं और काफी देर तक मुझसे बातचीत भी करती रहती थी। मुझे ये काम ज्यादा आसान लगता था कि ठेला लेकर एक तरफ को खड़े हो जाना और सब्जियां बेचना। इसमें मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। एक टाइम पर ठेला लेकर जाना पड़ता था और सारा दिन इस ठेले के पास खड़े होकर सब्जियां बेचना या वहीं पर जगह देखकर बैठ जाता। जब कोई ग्राहक आता तो उसे सब्जियां दे दिया करता था। उसके बाद में वापस बैठ जाता था। रात को जब सारी सब्जियां खत्म हो जाती तो मैं खाली ठेले को घर ले जाता था। दोपहर के टाइम पर मेरे पास कॉलेज से जाती हुई कुछ लड़कियां सब्जी खरीदती हुई अपने घर जाती थीं। बस इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं होता था और मेरे पास काफी सारे पैसे भी आ जाते थे।
जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन एक नई लड़की मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आई। अब वो हर रोज मेरे पास सब्जी खरीदने आती थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे उसी लड़की की याद आई जिसका सालों पहले मैंने दिल दुखाया था। जब भी वो मुझसे सब्जी लेने आती, मेरी नजर बार बार उस पर पड़ती रहती थी। मुझे मौका मिल जाता उससे बातचीत करने का तो मैं उससे मौका देखकर बात कर लिया करता था। वो मुझे अंकल अंकल कहकर बात कर लिया करती थी और कभी कभी वो मुझे एक दो बातें ऐसी कह देती जो मुझे बहुत पसंद आई थी। इसी तरह से हम दोनों के बीच बातचीत होती थी। कभी जब वो सब्जी लेने नहीं आती तो मेरी नजरें उसे ढूंढती रहती थीं। बाकी लड़कियां भी मुझे किसी न किसी बात पर बोल लिया करती थी, लेकिन उस लड़की के अंदर एक अलग ही बात थी। मैं खुद हैरान था कि मेरी आदत न जाने उसको देखने की क्यों हो गई थी, जबकि मेरी शादी हो गई और मैं जवान बच्चों का पिता हूँ। मैं क्यों उस लड़की की तरफ ढलता चला जा रहा था? मेरा ऐसा करने का दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं अपनी पुरानी आदत से मजबूर हो गया था। मैं हैरान हो जाता था कि मेरे दिल में ऐसी ख्वाहिश क्यों उठ रही है। और फिर वो दिन भी आ ही गया जिंदगी में, जिस दिन ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वो लड़की उस दिन दो लड़कियों के साथ मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आई थी। उसने अपनी पसंद की सब्जियां छांटी और जब मैंने उसको थैली में सब्जी दी और उसके हाथ से पैसे लिए तो ना जाने मेरे हाथ को क्या हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ बहुत जोरदार तरीके से पकड़ा हुआ था और बस मैं एक नजर उसे देखता ही चला जा रहा था। वो लड़की ये सब कुछ देखकर चीखने लगी। उसके साथ की बाकी लड़कियां भी शोर मचाने लगी। देखो, ये आदमी हमें छेड़ रहा है। इसी तरह से आसपास भीड़ मौजूद हो गई, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं था कि लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और मेरी नजर उस पर से हटी नहीं रही थी। लोगों ने ये देखकर मुझे पकड़ लिया और कहा कि लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती, और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मेरी सब्जी का ठेला भी उठाकर फेंक दिया। मैं खुद हैरान था कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो लड़की भी बहुत डर गई थी और उसने अपनी तरफ से दिमाग लगाया और शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब जो मैंने किया था, मुझे उसकी सजा मिलने वाली थी। लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्के भी दिए और देखा कि मैंने अपनी बेटी समान लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत की है। उन्होंने मेरा मुंह काला करके मुझे गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के घर वाले बहुत इज्जतदार लोग थे। बस मुझे सजा हो गई और आज मैं इस जेल में बैठा हुआ हूँ। ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि काफी सालों पहले मैंने एक लड़की का दिल दुखाया था और शायद उसकी बद्दुआ मुझे लग गई थी। तब तो मुझे सजा नहीं मिली, लेकिन इतने सालों बाद मुझे अब इस तरह से मेरे किए की सजा मिल गई थी। मैंने कहा, आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे यही लगता है कि मुजरिम तो आप ही हो। उन्होंने कहा कि मैं तो काफी सालों पहले ही सुधर गया था। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। शायद मुझे मेरे किए की सजा मिली थी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उनकी आखिरी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, लेकिन उन्होंने तो सच में उस लड़की को छेड़ा था, उसका हाथ पकड़ा था। मुझे लगा कि शायद इसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन ये आदमी मान रहा था कि उसने उस लड़की को छेड़ा था और उसे परेशान किया था और कह रहा था कि मुझे इसी की सजा मिली है। ये आदमी अपना जुर्म कबूल कर रहा था। उस आदमी ने कहा कि जब मैंने अपनी जवानी में अपनी गलती की वजह से उस लड़की को परेशान किया था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को बहुत मारा था और वो लोग अपनी इज्जत छुपाने की खातिर हमारे मोहल्ले को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई थी कि उनकी बेटी का अफेयर मोहल्ले के ही किसी लड़के के साथ चल रहा है और वो उससे मिलने के लिए हर रोज उसके दरवाजे पर पहरा देता है। कुछ दिनों बाद पता चला था कि उस लड़की की शादी उसके घर वालों ने बहुत जल्दी किसी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ करवा दी थी।
जबकि वो लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो ऐसा पति डिजर्व नहीं करती थी। उसके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं उनकी बेटी अपने आशिक के साथ न भाग जाए। उन लोगों के दिल में मेरी वजह से अपनी बेटी के लिए गलतफहमी आ गई थी। मैं तो उससे बात करने के लिए गया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी और न ही अपनी बेटी की उन लोगों ने कोई बात सुनी थी, और मेरे किए की सजा उस बेचारी को मिल गई थी। अब इतने सालों बाद शायद मुझे मेरे ही किए की सजा मिली है। मुझे उस लड़की की बद्दुआ लगी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके साथ इतना गलत हुआ तो जरूर उसने मुझे बुरा भला कहा होगा, कोसा भी होगा। रो रो कर उसने मुझे बद्दुआएं दी होंगी। शायद मेरे साथ ये सब कुछ इसी वजह से हुआ। वो लड़की इस टाइम पर चाहती तो चिल्ला सकती थी, अपने घर वालों को यकीन दिला सकती थी कि मैं ही उसके घर में जबरदस्ती घुसा था। अपने घर वालों को सच्चाई बताकर उन्हें मेरे घर भेज सकती थी, या फिर वो मुझसे भी लड़ सकती थी। इतना ही कह सकती थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। मुझे उसकी खामोशी की बद्दुआ लग गई थी और उसका सब्र मुझे मार गया था। शायद इतने सालों से इस लड़की की बद्दुआ मेरा पीछा कर रही थी। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और इरादा कर लिया था कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। इसीलिए तो इतना सारा वक्त गुजर गया था और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। शायद इतने सालों बाद उसकी बद्दुआ मेरे पीछे पीछे आ गई थी और मेरे दिल में ये बात न जाने कैसे आ गई कि मैं उस जवान बच्ची की तरफ गंदी नजर उठाऊं और उसका हाथ पकड़ लूं। मेरे साथ इसी तरह होना था, ताकि मैं फंस जाऊं और मुझे मेरे किए की सजा मिले। वो आदमी अपनी ये बात सुनाकर खामोश हो गया था। मैंने देखा था कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी ये कहानी बड़ी अजीब सी थी। एक पल को यकीन करने का दिल नहीं करता था। वो खुद ही मान रहे थे कि मैंने लड़की को छेड़ा भी था और उसे बहुत पहले से देख भी रखा था। वो लड़की मुझे अच्छी भी लगने लगी थी। ये सब कुछ उनसे किसी की खामोश बद्दुआ ने करवाया था। काफी अजीब बात थी। उन्होंने कहा कि बद्दुआ मेरे पीछे पीछे थी और मुझे फिर उसकी सजा भी मिल गई। मैंने अपना कैमरा ऑफ किया और मैं उनसे हाथ मिलाकर बाहर निकल आया था। मैं इस कहानी से ये सीख गया था कि चलो अच्छा हुआ इस आदमी को जीते जी ही उसके किए की सजा मिल गई, वरना मरने के बाद तो भगवान भी उसे माफ नहीं करता। कहते हैं ना कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप बोलकर बदला ले लेते हो, तो फिर कुदरत खामोश हो जाती है, क्योंकि आप अपना बदला खुद ही ले लेते हो। लेकिन अगर आप खामोश हो जाते हो तो कुदरत बोलती है। कुदरत बड़ी देर से बोलती है। भगवान हर इंसान को इस दुनिया में ही इंसाफ देता है, और जो इंसाफ दुनिया में उसे नहीं मिलता तो मरने के बाद उसे इंसाफ दिया जाता है, जिसकी सजा भी डबल होती है। इस आदमी की ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने फौरन ही अपने ऑफिस जाकर उस आदमी का वीडियो अपने बॉस को दे दिया और मेरे नाम से ये वीडियो हमारे चैनल पर चलाया गया था। सच में ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। लोगों ने इस कहानी को सुनने के बाद बहुत पसंद किया था और इस कहानी से एक नई सीख हासिल की थी कि किसी का दिल दुखाने से पहले हमें अपनी सजा के बारे में सोच लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उससे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। इसी तरह से मेरे चैनल पर मेरा भी एक नाम हो गया। मैं फेमस हो गया था और मेरे बॉस ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। कुछ दिनों के बाद पता चला था कि उस आदमी की जेल में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो आदमी जेल में ही मर गया था, जबकि उसके परिवार वालों ने उसकी जमानत करवाने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस आदमी ने जमानत लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं अपनी सजा भुगतना चाहता हूँ। हम लोगों को उसकी मौत पर बेहद अफसोस हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।